नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह भारत के भूगोल का पहला ही चैप्टर है और इसको समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आगे का भूगोल समझ में नहीं आता है। तो आइए चलते हैं, इसको पढ़ेंगे और पूरी तरह से मैप के आधारित पढ़ेंगे, यानी कि आपको मैप के माध्यम से ही याद करवा दूंगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे भारत की स्थिति विश्व में है क्या। भारत विश्व में कहां पर है, इसको पहले देखा जाएगा। ये है हमारी पृथ्वी, ये पूरा विश्व है। इसमें आप देखेंगे भारत, आप देख रहे हैं यहां लाल कलर में आपको दिखा रहा है, ये भारत है, ये भारत, ठीक। और आप देखेंगे ये किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये अपना भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अगर बात करें 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप में पड़ता है, अगर बात करें किस गोलार्ध में पड़ता है, तो आप ऐसे यदि पृथ्वी को ऐसे पहले ऐसे काटिए, इस तरह से, यहां से बीच से जब काटते हैं और ये बीच से इसको, इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के एकदम बीच से जो जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इधर उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और इधर दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो भारत इस हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन जब हम पृथ्वी को ऐसे बीचों बीच से काटते हैं, यहां से, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इधर का गोलार्ध हो जाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर का गोलार्ध हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में, तो कुल मिलाकर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ये वाला देखेंगे इस तरह से, तो ये भारत उत्तर पूर्वी, ये गोलार्ध कौन सा हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है, ठीक है। और विश्व में इतने देश हैं, सभी देशों में देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से किस नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। भारत 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। 7 बड़े देशों में बाकी 6 जो बड़े देश हैं देखेंगे, रूस है, सबसे पहले रूस है, कनाडा है, ठीक है, यहाँ चीन है, यहाँ अमेरिका है, ये ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है अपना भारत 7वें नंबर पर। तो क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश, लेकिन पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें क्षेत्रफल का योगदान कितने प्रतिशत है, तो ये भी पूछा जाता है। तो पूरे क्षेत्रफल का, विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 2.4% का योगदान करता है भारत, ठीक है। भारत का पूरा क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है कि 121 करोड़ थी, और उस समय दूसरे स्थान पर था भारत जनसंख्या के मामले में 17.5%। लेकिन वर्तमान आंकड़े कह रहे हैं कि भारत जो है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चाइना को पीछे पछाड़कर, पहले चाइना नंबर 1 पर होता था, अब भारत जो है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। अब देखेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, भूमध्य या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। यहां से देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिग्री जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा से लेकर भारत 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो आप बताएंगे इधर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और इधर की सभी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। अगर देशांतर में आपसे पूछा जाए तो कितने देशांतरों में इसका विस्तार है,
तो आप देखेंगे यहाँ से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आती है और ऐसे भारत के इधर गुजरात के किनारे पर जो आती है रेखा, ये है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर, इधर की देशांतर कौन सी होंगी? पूर्वी देशांतर, इधर की देशांतर पश्चिमी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहां पर देखेंगे ये वाला, ये देशांतर हो गया, ये वाला है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार है। ठीक है, तो ये हो गया देशांतर और ये हो गया अक्षांश। इसको भारत में मैप के अनुसार भी देख सकते हैं। एक भारत का मैप निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए यहां आप देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो देखिए और छोटा कर दें, ठीक है। तो यहां देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट यन लिखा है, यानी कि उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, और देशांतर में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ई का मतलब पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार है। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो भारत की इस तरह से उत्तर से दक्षिण में ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से लेकर यहाँ लद्दाख में यहाँ तक का पूरा लंबाई जो है कि 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई आपसे पूछे भारत की तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर गुजरात से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका भारत का ये हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचा जो है कि विस्तार इसका हो गया। इसके अलावा इसमें आपसे और भी प्रश्न बनते हैं कि भारत का सबसे ये दक्षिणी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु, यहाँ एकदम दक्षिणतम बिंदु भी पूछा जाता है। तो इसको एक और मैप के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए इसी मैप में मैं बता दे रहा हूं, देखिए इसमें देखिए तब समझ में आएगा। इस वाले को देखिए यहां पे देखिए, अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कन्याकुमारी, या इसको केप केमोरिन भी बोला जाता है, केप केमोरिन बोला जाता है। ठीक, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। और उत्तरी बिंदु अगर पूछेगा तो आप यहां पर बताएंगे, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, लद्दाख का एकदम अंतिम छोर। क्योंकि देखिए हम उसमें इसलिए नहीं बताया हूं क्योंकि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये वाला हिस्सा भारत यहां तक तो मानता है, लेकिन भारत का ये वाला हिस्सा वास्तविक रूप से है नहीं, ये पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है। इसी को पीओके बोला जाता है, इसी को पीओके बोला जाता है। इसलिए भारत का उत्तरी बिंदु अगर पूछेगा तो यहां पर आपको मिलेगा भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। तो ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी। लेकिन एकदम दक्षिणतम पूछेगा क्योंकि जो है कि ये कन्याकुमारी से भी दक्षिण में पड़ता है, ये अंडमान निकोबार का एकदम दक्षिणी छोर। ये इधर देखेंगे निकोबार द्वीप समूह और ऊपर जो है कि अंडमान द्वीप समूह है।
तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण में जो सिरा है इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, यह इंदिरा पॉइंट है और यह निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पर देखिए 6 डिग्री 45 मिनट पर जो है कि चूंकि 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी है उससे भी नीचे है ये इंदिरा पॉइंट, तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। ठीक है, इसको कई नामों से भी जाना जाता है। इसको बोला जाता है पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या फिर पिगमेलियन भी बोला जाता है, पिगमेलियन। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर दक्षिण की बात कर लिए हैं। अब पूर्व और पश्चिम, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेगा तो यहां पर आपको पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है किबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहां पर गुजरात का पड़ता है सरीक्रिक है सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का। लेकिन सरीक्रिक को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद रहता है, इसलिए जो है कि गुहार मोती, यहाँ पर गुहार मोती पड़ता है, उसको भी विशेष परिस्थितियों में भारत का पश्चिमी बिंदु माना जाता है। तो ये हो गया भारत की लंबाई चौड़ाई और सबसे आखिरी बिंदु जो है कि दूरस्थ बिंदु हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर जाती है। आइए यहां पर कर्क रेखा की बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर जाती है और कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? आप मैपिंग से देखिए, ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक से याद करेंगे भूल जाएंगे। ट्रिक उरिक छोड़िए, इसकी ट्रिक आप जानते हैं कि मित्र पर गमछा झार, तो ये सब ट्रिक उरिक छोड़ दीजिए, इसको एक बार देख लीजिए याद हो जाएगा, झाड़ फूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार देख लीजिए, यहां से आप शुरू करेंगे। सबसे पहले यहां पर मिजोरम से होकर जाती है, मिजोरम पूरब से देखा जाए मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया झारखंड, और ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक ना, छत्तीसगढ़ है। ये है अपना मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। और आप देखेंगे थोड़ा सा जो है कि राजस्थान से भी होकर जाती है, राजस्थान। और यहां पर ये अपना गुजरात। देखिए मैं ट्रिक से इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मान लीजिए कभी क्रम से लगाने के लिए दे दिया, तब फिर आपकी ट्रिक जो है कि विफल हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसमें कह देगा कि पूरब से पश्चिम लगाइए, कर्क रेखा 3 राज्यों से होकर जा रही है। तो ऐसे पूरब से पश्चिम बताना हो तो यहां से शुरू करेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और सबसे लास्ट में गुजरात। और इधर से पूछ दिया तो ऐसे बता देंगे। तो इस तरह से मैपिंग से याद करिए तो याद हो जाएगा। टोटल मिलाकर कितने कुल राज्य हो गए? 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर जाती है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। अब बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा किसे माना गया है। क्योंकि देशांतर रेखाओं से समय का पता चलता है, तो भारत में जो है कि मानक समय रेखा किसे माना गया, इसको ले लेते हैं भारत की मानक समय रेखा। इसकी भी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से आपको याद नहीं करना है, इसकी ट्रिक है आधी में छत ऊपर उड़ी, लेकिन ट्रिक से याद नहीं करेंगे। आप एक बार देख लीजिए इस तरह से मैप से, देखिए ये है 82.5 डिग्री
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, इसे भारत की मानक समय भारत का माना गया, मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, ये कितने राज्यों से होकर जाती है, भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ऐसे देखेंगे, सबसे पहले ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। उसके बाद थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ मध्य प्रदेश से भी होकर जाती है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा हो गया, और उड़ीसा के बाद ये अपना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। टोटल 5 राज्यों से होकर जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर शहर पूछे जाते हैं, किस शहर के नजदीक से होकर जाती है? तो यहाँ पे मिर्जापुर इसके सबसे निकटतम शहर माना जाता है। नैनी भी इसके निकटतम शहर है, मिर्जापुर को भी सबसे निकटतम शहर माना जाता है। जो कर्क रेखा की बात की है उसकी भी आपको बता दें, उसके निकटतम सबसे शहर ये यहाँ पे एक झारखंड का ये रांची पड़ता है। तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर रांची है, और ये पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के सबसे निकटतम शहर मिर्जापुर है। तो यहाँ से इतने प्रश्न बनते हैं। आइए अब जो है कि भारत के राज्यों को एक एक करके पहले देख लिया जाए। भारत के राज्यों को एक एक करके पहले देख लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा उस तरह से कौन कर्क रेखा से कौन कौन से जो है कि किस राज्य से होकर जा रही है। एक बार इस मैप को देखिए, और इस तरह से जैसे मैं याद कर लिया हूं वैसे आप लोग भी याद कर लीजिए। अगर ऊपर से शुरू करें तो ये अपना लद्दाख है, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये क्या है हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक ना। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये कौन सा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 7 सिस्टर हैं। देखिए यहाँ पर एक अपना एक छोटा सा राज्य है, कौन सा सिक्किम। इधर के 7 राज्य 7 सिस्टर इनको बोला जाता है। इनमें आप देखेंगे कौन कौन से, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर बोला जाता है उनको। इधर आइए देखिए, ये उड़ीसा है, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना, ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे गोवा, एक छोटा सा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य, और ये हो गया तमिलनाडु, और ये हो गया केरल। ठीक, तो ये हो गया भारत का राज्य। इसमें अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान सबसे बड़ा, और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है कि अपना उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है, ठीक ना। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे भारत के ये जो सीमा रेखाएं हैं, तट जो स्थलीय सीमा जो बनती है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए और आप लोग जानते ही होंगे इस समय पाकिस्तान और भारत के बीच जो है कि कुछ दिनों से बहुत ये जो है कि तनाव काफी बढ़ गया है, और इधर की बाउंड्री की बहुत ज्यादा जो है कि न्यूज चैनलों में आपको नाम सुनने को मिल रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पे पीओके के जो बॉर्डर लगता है एलओसी इसको बोला जाता है। आज यहाँ पर आप लोगों को सभी बाउंड्री बता देते हैं। अगर देखिए यहाँ से लेकर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछेगा ऐसे इस तरह से, यहाँ नेपाल से, फिर यहाँ भूटान से, इधर ये पूरा चीन, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश, यानी कि यहाँ तक जो है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछेगा तो बताएंगे 15,106.7 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 15,200 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा यही है, क्योंकि सबसे अधिक देखिए यहाँ पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस राज्य से, किस देश से सीमा भारत की लगती है, तो बांग्लादेश, इसका कितना है 4,096 किलोमीटर, 4,096। उसके बाद चाइना से लगती है 3,488। उसके बाद देखेंगे 3,323 किलोमीटर
पाकिस्तान से लगती है। नेपाल से कितना लगता है? 1751 किलोमीटर, ये नेपाल से 1751 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर की लंबाई। 699 किलोमीटर भूटान से लगता है, 699 किलोमीटर। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ ये अफगानिस्तान का थोड़ा सा क्षेत्र जो है कि है, तो इसको ये सबसे कम लंबाई में गिना जाएगा, 106 किलोमीटर मात्र है। लेकिन देखिए, भारत यहाँ तक अपना क्षेत्र मानता है, इसलिए कहता है कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, ठीक ना। ऐसा है, पहले ये हकीकत है, लेकिन वास्तविक रूप से आप देखेंगे यहाँ के क्षेत्र जो है कि पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक। बताएं ये कौन सा क्षेत्र है? ये पीओके है, ये पीओके है, ठीक ना, पीओके है। लेकिन भारत तो यहाँ तक मानता है, अपना मानचित्र भी यहाँ तक बनाया जाता है, इसलिए अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर बाउंड्री पूछा जाएगा, इनमें से कुछ देशों के साथ जो सीमाएं बन रही हैं उनके नाम रखे गए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर पाकिस्तान से जो ये सीमा यहाँ तक की बन रही है, इसको बोला जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ बोला जाता है, रेड क्लिफ लहर है, क्लिफ, ये रेड क्लिफ हो गया। और यहां से देखेंगे यहाँ तक, ये वाली यहां तक की जो ये सीमा है, इसको LOC बोला जाता है, LOC। ये COK है, इसको ये चाइना अधिकृत कश्मीर है, 1962 में कब्जा कर लिया, इसको बोला जाता है LAC, ठीक ना। अब यहां से लेकर यहां तक चाइना की बाउंड्री लगती है, और यहां से लेकर यहां तक की चाइना से बाउंड्री लगती है, इसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा, ठीक ना। तो ये कुछ देशों के साथ जो बाउंड्री लगती है उनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा, LOC हो गया, LAC हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया। यहाँ पर त्रिपुरा से बांग्लादेश से लगती है, तो यहाँ पे नाम रखा गया है, इसको जीरो लाइन बोला जाता है, जीरो लाइन। अब देखिए, चूंकि हमारा बॉर्डर जो है कि यहाँ से मानते हैं हम लोग कि 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगती है, तो अफगानिस्तान से ये जो बाउंड्री ये जो लगती है, इसको डूरंड रेखा बोला जाता है। वैसे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये डूरंड लाइन है, डूरंड रेखा, लेकिन भारत से भी थोड़ी सी है, तो भारत से भी डूरंड लाइन 106 किलोमीटर लगती है, ठीक ना, डूरंड रेखा। इतनी जो है कि रेखाएं हो गई। अब आपसे पूछेगा भारत के समुद्र तट की लंबाई, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत के समुद्र तट की लंबाई यहां से शुरू होती है ऐसे, ये मुख्य भूमि की, अगर केवल मुख्य भूमि की समुद्र तट की लंबाई भारत की पूछेगा तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इन द्वीपों को जोड़ दिया जाए, इसको भी और लक्षद्वीप को भी, और किनारे किनारे छोटे छोटे द्वीप हैं, सबको जोड़कर अगर बताया जाए तो टोटल भारत के समुद्र तट की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, 7516.5 किलोमीटर है। लेकिन हाल ही में कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि भारत की अब जो है कि पूरा समुद्र तट की लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो करंट वाला भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। ये पिछले आंकड़े थे और यहीं से प्रश्न बनते थे, आप लोग ये करंट वाला भी याद कर लेंगे। आगे हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख जल संधियां, ये तो स्थलीय सीमा की लंबाई और नाम हो गए। अब जल संधियों की बात करते हैं। भारत में कई जल संधियां हैं, अंडमान निकोबार में भी, यहाँ पर कौन सा देश है, छोटा सा एक देश है मालदीव, और लक्षद्वीप के बीच भी जल संधि है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर से एक मैप ले लेते हैं, देखिए, चलिए इसको ले लेते हैं, एक मिनट।
ये थोड़ा क्लीन है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमको केवल जल संधि की बात करना है, तो यहां से ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, जल संधियों की बात करें तो आप सबसे पहले यहाँ पे जल संधि याद कर लेंगे। यहाँ पे कौन सी जल संधि है? यहाँ पे जल संधि है पाक, इसका नाम है पाक जल संधि। जल संधि किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक ना। ये पूरी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है पाक जल संधि। और किसके बीच है ये पूछा जाता है तो बताएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे थोड़ा सा आएंगे तो छोटे छोटे द्वीपों वाला एक देश मिलेगा आपको। कौन सा? मालदीव। मालदीव और ये पूरा जो है कि यहाँ पे फैला हुआ छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है अपना लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप यहाँ पर पड़ता है, इसको मिनिकॉय बोला जाता है। मिनिकॉय इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर जल संधि आपको देखना है, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो जल संधि है इसको 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। देखिए, जल संधि और चैनल, जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। जल संधि का चौड़ा रूप ही चैनल होता है, ठीक ना। जल संधि का चौड़ा रूप यहाँ पर आपको पतली रास्ता मिलेगा, लेकिन चैनल में आपको चौड़ा रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे चैनल है, कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। किसके किसके बीच? मालदीव और भारत के लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल। यहाँ पर आपको मिलेगा ये पूरा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच भी एक चैनल है, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये पूरा जो है कि द्वीप समूह, ये पूरा द्वीप समूह जो है ये अंडमान है, अंडमान। और यहाँ पे ये यहाँ से लेंगे पूरा द्वीप समूह, ये निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे एक जल संधि आपको मिलेगी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल मिलेगा आपको। और यह निकोबार का यहाँ का सबसे आखिरी द्वीप कार निकोबार है और ये अंडमान का सबसे आखिरी द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान है। इसके बीच जो है कि ये 10 डिग्री चैनल है। वैसे कहा जाए अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर है कौन सा द्वीप है? प्रिपेरिस द्वीप है। और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप आपको मिलेगा कोको द्वीप। प्रिपेरिस द्वीप और कोको द्वीप दोनों ये जो दोनों द्वीप है इस म्यांमार के हैं। ये म्यांमार है, इसको बर्मा भी बोला जाता था, बर्मा इसका पुराना नाम है, ठीक ना। म्यांमार कहेंगे वर्तमान में। इसके ये दोनों द्वीप हैं, प्रिपेरिस और कोको द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा कौन सी जल संधि है। देखिए, ये अंडमान निकोबार है और ये भारत का है, कोको किसका है? म्यांमार का है। तो इसके बीच में जल संधि पूछेगा या सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी जल संधि है, तो कोको जल संधि बताएंगे, कोको जल संधि, कोको जल संधि, ठीक ना। अंडमान निकोबार और बर्मा के कोको द्वीप के बीच, ठीक। ये हो गई कोको जल संधि। यहाँ पर भी एक छोटी सी जल संधि है, यहाँ पे कोको द्वीप और प्रिपेरिस द्वीप के बीच, उसका नाम है ये प्रिपेरिस चैनल, उसका नाम है प्रिपेरिस जल संधि हुआ, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी आपको एक और जल संधि बता दे रहे हैं। अंडमान निकोबार में यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ का एक छोटा सा द्वीप है दक्षिणी अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। इसके बीच में एक रास्ता है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है डक्कन पास।
तो ये है भारत की जल संधियां चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल डंकन पास, कोको जल संधि, और यहाँ पे प्रिपेरी जल संधि है। ठीक है, आइए अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। 2014 से पहले, 2014 से पहले यदि देखा जाए, 2014 से पहले तो भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 2014 में आपको बता दें, यहां से एक राज्य बन गया 2014 में, जून 2014 में तेलंगाना। तो 2014 के बाद से जो है कि राज्य में से एक, देखिए यहाँ पे 29 नहीं होगा, 28 होगा, क्षमा चाहते हैं। 2014 से पहले 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2014 के बाद 29वां अपना राज्य बना तेलंगाना। ये 29वां राज्य है, पूछा जाएगा आपसे। 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। तो 2014 के बाद से देखेंगे, 2014 में 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद 2019 में क्या हुआ, यहां से ये जो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। इस तरह से 2 भागों में बांट दिया, इधर एक लद्दाख का हो गया और इधर एक जम्मू कश्मीर हो गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए और राज्य की श्रेणी सेक्टर केंद्र शासित प्रदेश में इसको कर दिया गया। तो जब केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो केंद्र शासित प्रदेश में 2 बढ़ जाएगा, यानी 7 2 9 हो जाएगा, और राज्य में से एक घट जाएगा। 2014 से लेकर 2019 तक जो है कि 29 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 यूटी, यूनियन टेरिटरी। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 29 में से एक राज्य घट गया और कितना हो गया, 28, और इसमें से 2 बढ़ गए, क्योंकि लद्दाख और जो है कि कितना हो गया, लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 2020 में ही केंद्र शासित प्रदेश में से 2 को एक कर दिया गया। वो कौन से थे, दादर नगर हवेली और दमन दीव। यहाँ पे दीव था, यहाँ पे दमन था, और यहाँ पे जो है कि दादर नगर हवेली था। इन दोनों को एक बना दिया गया। तो वर्तमान में देखिए, इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। कभी भी संविधान हमारा वैसा बना है कि इसको कभी भी छोटा बड़ा या संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो कितने राज्य, 28 राज्य, ठीक है ना। 29वां ये जम्मू कश्मीर से कम हो गया, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये राज्य हो गए और ये यूटी हो गया। ठीक, राज्य को दिखाई दिया हूं, यहां से लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश देख लेंगे। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को आप लोगों को दिखा दे रहा हूं एक बार। यहाँ पे है चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़, और यहाँ पे देखेंगे दिल्ली। नंबर डाल लेते हैं, चलिए यहां से नंबर डालते हैं। जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे रख देंगे, लद्दाख को दूसरा, चंडीगढ़ तीसरा, चौथे नंबर पे आप रख लीजिए दिल्ली को, ठीक है। 4 केंद्र शासित प्रदेश इधर ही हो गई, उत्तर में ही। उसके बाद ये हो गया अपना 5वां केंद्र शासित प्रदेश, इसको रख लीजिए लक्षद्वीप, यहाँ पर है ये 6वां, 6 केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी 7वां, और ये अंडमान निकोबार 8वां। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन पुडुचेरी के बारे में आपको बता दें, पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो जिसके जो है कि कुछ क्षेत्र अलग अलग राज्यों में है, यानी कि ये 4 राज्यों में इसका विस्तार है पुडुचेरी का। आप देखेंगे यहाँ पे खींच के लेके गया है, इसको बोला जाता है यनम। यनम, यनम
किस राज्य में पड़ रहा है? आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश में। इसका एक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुडुचेरी का। और ये यहाँ पे ये देखेंगे, ये मुख्य रूप से यही पुडुचेरी है, ठीक ना, इसकी राजधानी भी पुडुचेरी। यहाँ पर देखेंगे कराईकल है, कराईकल। ये दो क्षेत्र जो है कि तमिलनाडु में पड़ते हैं। और यहाँ पे एक क्षेत्र इसका पड़ता है, इसका नाम है माहे। माहे ये कहाँ पड़ता है? केरल में। तो ये पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न कि पुडुचेरी के जो 4 क्षेत्र है इनमें से कौन किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो ये है भारत के 8 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। भारत का विस्तार आप देख लिए हैं और इसकी बाउंड्री भी देख लिए हैं और समुद्र तट की लंबाई भी देख लिए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।